मेरे घर का गेट ऐसे धड़ाम से खुला जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। मैं अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तभी किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, मम्मी, आपने क्या कर दिया? मैं पलटी तो मेरा बेटा सामने था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में लालच और हाथ में उसका फोन, जैसे वो मेरे फैसले का बिल लेकर आया हो। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपने वकील को पैसे क्यों भेजे? आप मेरी पीठ पीछे ये सब कैसे कर सकती हैं? मेरे हाथ से लौटा नीचे रखा गया। मैं घबरा नहीं रही थी, पर अंदर कुछ टूट रहा था, क्योंकि उस पल मुझे समझ आ गया मेरा बेटा बेटे की तरह नहीं बोल रहा। वो किसी वारिस की तरह बोल रहा था, जिसे लगता है कि उसकी चीज छिन गई। और उसी वक्त मेरे दिमाग में वो एक मैसेज चमक गया, वही मैसेज जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी थी। बुढ़ापे में मेरी तरफ मत देखना, मेरा अपना परिवार है। मैंने उस दिन उस मैसेज को इतना देर तक देखा कि मेरी चाय ठंडी हो गई थी। फिर मैंने बस 2 शब्द टाइप किए थे, ठीक है। और उसी ठीक है ने मेरे घर में आज तूफान ला दिया था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं। सच में, जिस दिन अपने ही बच्चे ने मुझे बोझ समझा, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत घरों की है। अब मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। मेरा नाम शालिनी वर्मा है। मेरी उम्र 72 साल थी जब ये सब शुरू हुआ। मैं लखनऊ के पास एक शांत कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा घर छोटा नहीं है, पर दिखावे वाला भी नहीं। मेरे पति प्रकाश जी सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने 35 साल नौकरी की, फिर रिटायर हुए। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हम सावधान थे। हमने बचत की, कुछ एफडी, कुछ म्यूचुअल फंड और घर का लोन समय से पहले खत्म किया। 7 साल पहले प्रकाश जी अचानक चले गए। दिल का दौरा, कोई वार्निंग नहीं। उस दिन के बाद मैं अकेली हो गई, पर कमज़ोर नहीं। मैं सुबह टहलती थी, अपने बिल खुद भरती थी और अपनी दुनिया अपने तरीके से चलाती थी। मेरा एक ही बेटा है, कुणाल, शादीशुदा। उसकी पत्नी रिया, 2 बच्चे, मेरे नाती पोते। बहुत समय तक मुझे लगता रहा कि कुणाल अच्छा बेटा है। त्योहारों पर आता, बच्चों को मेरे पास छोड़ देता, कभी कभी मम्मी आप सबसे स्ट्रांग हो भी कह देता। मैं खुश हो जाती। मैं वही करती जो भारत में बहुत सी माएँ करती हैं बच्चों के लिए, हाँ बोलना। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वो प्यार है या ज़रूरत। पहली दरार 8 महीने पहले आई। कुणाल ने फ़ोन किया। आवाज़ बहुत भारी थी। मम्मी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिया की मम्मी को इलाज कराना है, बहुत अर्जेंट है। अस्पताल वाले पैसे मांग रहे हैं। मैं माँ हूँ। मेरी पहली सोच ये नहीं थी कि सच है या झूठ। मेरी पहली सोच थी किसी की जान बचानी है। मैंने अगले दिन ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, कुल 22 लाख रुपये। मेरे लिए ये छोटी रकम नहीं थी, पर मैंने सोचा घर में बीमारी आ जाए तो पैसे का क्या करना। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा सवाल चुभ गया। अगली बार जब वो सब डिनर पर आए, मैंने बहुत नरमी से पूछा, रिया, आपकी मम्मी अब कैसी हैं? रिया ऐसे देखती रह गई जैसे मैंने कोई दूसरी भाषा बोल दी हो। मेरी मम्मी? किस बात की? मैंने कहा, वो इलाज, अस्पताल। और तभी कुणाल बीच में कूद पड़ा। अरे मम्मी, आप गलत समझ गई। वो बस टेस्ट वेस्ट थे, प्रिवेंटिव। उसने इतना स्मूथ बोला कि बाहर से सब नॉर्मल लगे, पर मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चे की आंखों में झूठ की हल्की सी परछाई पकड़ सकती हूँ। मैंने उस दिन बहस नहीं की, बस चुप हो गई। पर उसके बाद मैं जाग गई। मैंने नोटिस करना शुरू किया। रिया जब भी मेरे निवेश की बात सुनती, उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी सख्त हो जाती। कुणाल बातें घुमाकर हमेशा भविष्य पर ले आता। मम्मी, आगे चलकर आप अकेली कैसे रहेंगी? मम्मी, किसी असिस्टेड लिविंग जैसी जगह देख लें क्या? भारत में ये शब्द नया है, पर मतलब वही, आपको कहीं और रख देंगे ताकि घर और फैसले हमारे हाथ में रहें। और सबसे अजीब बात ये थी, मैं बीमार नहीं थी, मैं भूलने वाली नहीं थी। मैं अपने काम खुद कर रही थी। फिर भी वो मुझसे ऐसे बात करते जैसे मैं धीरे धीरे गायब हो रही हूँ। फिर वो मैसेज आया। वो सुबह बहुत शांत थी। धूप मेरे किचन टेबल पर गिर रही थी, वही टेबल जिसे प्रकाश जी ने अपने हाथों से पॉलिश किया था।
मेरा फ़ोन बजा। मैंने मुस्कुराकर देखा, सोचा बच्चों की फ़ोटो होगी, पर स्क्रीन पर लिखा था, बुढ़ापे में मेरी तरफ मत देखना, मेरा अपना परिवार है। ना कोई झगड़ा, ना कोई वजह, ना कोई वार्निंग। मैंने वो लाइन बार बार पढ़ी। मेरा गला सूख गया। मैंने मन में सोचा, शायद वो गुस्से में है, शायद गलती से भेज दिया, शायद। पर सच ये था, मैसेज गलती से नहीं निकलता। मैसेज इंसान के अंदर की बात बाहर निकाल देता है। मैं 2 घंटे तक वहीं बैठी रही। चाय ठंडी हो गई। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो मेरा नहीं रहा। मेरे अंदर एक आवाज़ आई, रो दो, फ़ोन करो, समझाओ, गिड़गिड़ाओ। फिर मेरे पति की आवाज़ याद आई, शालिनी, खुद को छोटा मत करना। मैंने बस 2 शब्द टाइप किए, ठीक है। उस ठीक है में गुस्सा नहीं था, उसमें साफ फैसला था। कुणाल ने कहा था कि वो मेरा सहारा नहीं बनेगा। मैंने उसकी बाउंड्री मान ली। लेकिन फिर मेरी भी एक बाउंड्री थी, मेरी मेहनत की कमाई, मेरा घर, मेरी इज्जत। ये किसी का फ्यूचर प्लान नहीं है। उसी दिन मैंने अपने पुराने फैमिली वकील को फ़ोन किया। उनका नाम मीरा शर्मा है। लखनऊ में उनके ऑफिस का काम बहुत साफ सुथरा है, बोलचाल कम, कागज़ मजबूत। मैंने कहा, मीरा जी, मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। वो 1 सेकंड चुप रहीं। शालिनी जी, सब ठीक तो है? मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर वही मैसेज देखा। फिर बोली, अब सब बहुत साफ है। और यहीं से मेरी असली पढ़ाई शुरू हुई। मीरा जी ने मुझसे एक बात पहली ही मुलाकात में कही, सबसे पहले अपने पैसे और अपने कागज़ अपने कंट्रोल में लाइए। बुजुर्गों के साथ सबसे ज़्यादा खेल कागज़ों का ही होता है। उन्होंने मुझे सिंपल भाषा में समझाया कि अगर किसी बच्चे के पास जॉइंट अकाउंट है या एटीएम या यूपीआई का एक्सेस है, तो वो प्यार से भी दबाव बना सकता है और डर से भी। मैंने उसी रात अपने पुराने रिकॉर्ड निकाले। वो 22 लाख, फिर 2 साल पहले इमरजेंसी के नाम पर 7 लाख, कभी 3 लाख, कभी 1.5 लाख। बस इस बार मदद कर दो मम्मी। जब मैंने सब जोड़कर देखा तो मेरे हाथ कांप गए। करीब 96 लाख रुपए मैं कई सालों में दे चुकी थी और मैं साफ साफ नहीं बता पा रही थी कि ये सब गया कहाँ। उस रात पहली बार मैंने अपने आप से वो सवाल पूछा जो बहुत देर से पूछा जाना चाहिए था। क्या मुझे प्यार मिल रहा था या इस्तेमाल किया जा रहा था? अगले दिन कुणाल का फ़ोन आया। मैंने जानबूझकर देर से उठाया। हेलो मम्मी। उसकी आवाज़ में मिठास नहीं थी, उसमें जांच थी। आप वकील के पास क्यों गईं? मेरा दिल एक पल को ठंडा पड़ गया। मतलब वो मुझे देख नहीं रहा था, वो मेरे पैसों को देख रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, बस दस्तावेज अपडेट कर रही हूँ। वो झट से बोला, आप ऐसे बिना बताए वसीयत नहीं बदल सकती। मैंने धीमे से पूछा, क्यों नहीं? वो मेरा फैसला है। उसकी आवाज़ तेज हो गई। मैं आपका बेटा हूँ, मैं फैमिली हूँ। मैंने कहा, हाँ, और फैमिली वो होती है जो अपनी माँ को मैसेज करके बोझ ना कहे। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर उसने आवाज़ बदल कर कहा, मैं गुस्से में था मम्मी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा, जो लिखा है वही मतलब होता है। फिर वो शब्द आया जिसने मेरे अंदर की आखिरी नरमी भी काट दी। मम्मी, इतना ड्रामा मत करो। आप समझ नहीं रही, आप स्टूपिड बन रही हैं। स्टूपिड, अपनी माँ के लिए ये शब्द। मैंने चीखा नहीं, मैं रोई नहीं। मैंने बस कहा, मेरा काम है, बाद में बात करेंगे, और कॉल काट दी। उस दिन के बाद मैंने एक काम किया, मैंने डर को ज्ञान में बदला। मैंने पढ़ा कि बुजुर्गों के साथ फाइनेंशियल अब्यूज़ कैसे होता है, कभी डराकर, कभी गिल्ट देकर, कभी आप भूलने लगी हैं बोलकर। और भारत में भी बच्चों पर माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी की बात कानून में आती है, पर असल में कई घरों में जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ हक मांगा जाता है। बीट 1 GB। मैंने मीरा जी से कहा, मुझे अपनी संपत्ति सुरक्षित करनी है। उन्होंने पूछा, किससे? मेरे गले में गांठ आई। फिर भी मैंने सच बोला, अपने बेटे से। सच बोलना दर्द देता है, पर झूठ से कम। हमने सबसे पहले वो पुराना जॉइंट अकाउंट बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की जो सालों पहले इमरजेंसी के लिए खुला था। मीरा जी ने कहा, आजकल सबसे पहले एक्सेस काटना पड़ता है, वरना प्यार के नाम पर कोई भी OTP सिग्नेचर ट्रांसफ़र करा लेता है।
फिर उन्होंने मुझे नॉमिनी और लीगल हेयर का फ़र्क भी समझाया। नॉमिनी का मतलब ये नहीं कि मालिक वही हो गया। नॉमिनी अक्सर सिर्फ रिसीवर होता है। असली हक वसीयत उत्तराधिकार से तय होता है। मैंने पहली बार महसूस किया ये कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं है, ये कागज़ों की भी कहानी है। और तभी मेरे फ़ोन पर लगातार कॉल आने लगे। 1, 2, 3। कुणाल। मैंने नहीं उठाया। फिर एक मैसेज आया, मम्मी, बैंक में मेरा एक्सेस क्यों नहीं चल रहा? आपने क्या किया? जवाब दो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। और उसी शाम मेरी कॉलोनी के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक चीखे, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपने शुरुआत में सुना। गेट धड़ाम से खुला और कुणाल गुस्से में मेरे आंगन में घुस आया। वो चीखा, आपने मेरा हक छीन लिया। अगर आपने वापस नहीं किया तो मैं साबित कर दूंगा कि आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और फिर कोर्ट आपके फैसले को रद्द कर देगा। उसने ये कहते ही जेब से एक कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कागज़ पर नज़र डाली। ऊपर लिखा था लीगल नोटिस। मेरे पेट में जैसे पत्थर गिर गया, क्योंकि अब ये सिर्फ घर की लड़ाई नहीं रही थी। अब मेरा बेटा कानून को हथियार बनाकर मुझे ही कमज़ोर साबित करने जा रहा था। और मुझे उसी पल समझ आ गया, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। कागज़ मेरे सामने था, जैसे किसी ने मेरे अपने घर में ही मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया हो। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था कानूनी नोटिस। नीचे वकील का नाम, ऑफिस का पता और कुछ ऐसी लाइनें जिनका मतलब साफ था, मेरे फैसलों पर शक, मेरी समझ पर सवाल और मेरी संपत्ति पर दावा। कुणाल ने मेरी तरफ झुककर कहा, मम्मी, ये सब किसी के बहकावे में हो रहा है। आप अपनी वसीयत नहीं बदल सकती। आप ठीक नहीं हैं। हम कोर्ट जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपने हाथों को स्थिर रखा। बाहर से मैं शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी। इतनी जल्दी? मतलब ये लोग पहले से तैयार थे? मतलब ये सिर्फ गुस्से का रिएक्शन नहीं है, ये प्लान है। मैंने उसे देखा और कहा, तू मेरे घर में चिल्लाएगा नहीं। पहले बैठ, पानी पी। वो हंसा। वो हंसी जो बेटे की नहीं थी। अब आप मम्मी मम्मी बन रही हैं। आपने बैंक में मेरा एक्सेस कार्ड दिया और अब आप मुझे पानी ऑफर कर रही हैं। यही तो था। उसे मेरे दिल की नहीं, मेरे अकाउंट की चिंता थी। मैंने बहुत धीमे से कहा, कुणाल, ये घर मेरा है। ये पैसे मेरे और तेरे पापा के हैं। तूने मुझे मैसेज करके साफ बोल दिया कि मेरा बुढ़ापा तेरा काम नहीं, तो अब मेरा पैसा भी तेरा प्लान नहीं। उसके चेहरे की नसें तन गईं। पैसा मेरा नहीं तो किसका है? मैं आपका बेटा हूं, मैंने कहा। बेटा होना रिश्ता है, हक की फाइल नहीं। वो झट से बोला, रिया को बुलाऊं, बच्चों को बुलाऊं, सबको दिखाऊं कि आप कैसी बन गई हैं। कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे? बस यही बाकी था, लोग क्या कहेंगे का हथियार। मैंने उस हथियार को वहीं तोड़ दिया। लोग वही सोचेंगे जो तू उन्हें बताएगा, पर सच वही रहेगा जो तूने मुझे लिखा था। और सच यही है कि आज तू मेरे सामने खड़ा होकर मेरे पैसे पर चिल्ला रहा है। वो एकदम पास आ गया। आप वापस नहीं करेंगी तो मैं कोर्ट में कह दूंगा कि आप भूलने लगी हैं, कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। फिर देखना क्या होता है। मेरे दिल में डर आया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, डर आया, क्योंकि मैं जानती थी सिस्टम को अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो बुजुर्ग इंसान को डराया जा सकता है। मेंटली अनफिट का ठप्पा बड़ा खतरनाक होता है। एक बार लग गया तो इंसान की आवाज़ भी कमज़ोर पड़ जाती है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जा कोर्ट, पर याद रख, मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। उसी पल मेरे भीतर एक फैसला और पक्का हो गया। अब ये लड़ाई भावनाओं से नहीं, सबूतों से जीती जाएगी। कुणाल गुस्से में वहीं से पलटा, लेकिन जाने से पहले बोला, आप अकेली पड़ जाएंगी मम्मी, तब मत रोना। फिर वो चला गया। गेट पटकता हुआ। मैं वहीं खड़ी रही। मेरी उंगलियां ठंडी थीं, पर मेरे दिमाग में एक आवाज़ साफ थी, अब रोने का समय नहीं है, अब बचने का समय है। मैंने उसी शाम मीरा शर्मा को फ़ोन किया। मीरा जी, कुणाल ने लीगल नोटिस दिखाया है। वो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मीरा जी का जवाब तुरंत आया, शालिनी जी, डरिए मत। ये बहुत कॉमन टैक्टिक है। पहले वो आपको इमोशनली तोड़ेंगे, फिर लीगली कमज़ोर दिखाएंगे। आपको 2 काम अभी करने हैं। पहला,
अपने फैसलों का एविडेंस बनाइए। दूसरा, अपनी मेंटल कैपेसिटी का इंडिपेंडेंट प्रूफ तैयार रखिए। मैंने पूछा, मैं क्या करूं? मीरा जी बोली, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए और आज रात ही एक लिस्ट बना लीजिए। आपकी असेट्स क्या हैं, आपका इनकम सोर्स क्या है, कौन कौन से खाते हैं, किस में नॉमिनी कौन है, और सबसे ज़रूरी वो मैसेज, वो ट्रांजैक्शंस, सब सुरक्षित करिए। फ़ोन रखते ही मैं अपने कमरे में गई। मैंने अलमारी से पुराने कागज़ निकाले, बैंक स्टेटमेंट, एफडी के कागज़, म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट, घर के रजिस्ट्री पेपर। मैं कभी इतनी व्यवस्थित नहीं रही थी, पर उस रात मैं एक एक कागज़ को ऐसे देख रही थी जैसे वही मेरा कवच हो। फिर मैंने अपने फ़ोन में कुणाल का मैसेज खोला। स्क्रीन पर वही लाइनें थीं, सीधी, ठंडी, बेरहम। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसे एक अलग फोल्डर में सेव किया। फिर उसे अपनी भांजी नेहा को व्हाट्सएप किया। नेहा वही भांजी थी जो सालों से बिना मांगे मुझे कॉल करती थी। मौसी, आपने खाना खाया? मौसी, दवाई टाइम पर ली? कोई पैसा नहीं, कोई डिमांड नहीं। मैंने उसे बस इतना लिखा, ये मेरे पास सेफ रख लेना, ज़रूरत पड़ सकती है। उसने तुरंत कॉल किया। मौसी, क्या हुआ? आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही। और पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अकेली नहीं हूँ। मैं रोई नहीं, पर मेरी आवाज़ थोड़ी टूट गई। नेहा, बेटा, तुम्हारा भाई मुझे कोर्ट में घसीटने की बात कर रहा है। नेहा का स्वर सख्त हो गया। मौसी, आप चिंता मत करो। आप जो सही कर रही हो वही कर रही हो। मैं कल आपके साथ चलूं? मैंने कहा, हाँ। उस रात मैंने एक और ज़रूरी काम किया। मैंने अपने घर की चाबियां और पासबुक एक छोटे से लॉकर बैग में रखी। फिर मैं सोई नहीं। मैं बस सोचती रही, क्या एक माँ को अपने बेटे से डरना चाहिए? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पाला? सुबह नेहा आई। हम मीरा जी के ऑफिस पहुंचे। मीरा जी ने मेरी फाइल खोलते ही कहा, शालिनी जी, आपको मैं डराने नहीं, सच बताने जा रही हूं। अगर कुणाल कोर्ट में कैपेसिटी का मुद्दा उठाता है तो वो साबित करने की कोशिश करेगा कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हैं या आप समझ नहीं पा रही हैं। हमारा काम है आपकी क्लैरिटी दिखाना। फिर उन्होंने मुझे बहुत आसान भाषा में 3 बातें समझाईं। पहली, अब से कोई भी फाइनेंशियल फैसला ट्रैकेबल होना चाहिए। मतलब कोई कैश नहीं, हर चीज़ बैंक के ज़रिए, प्रॉपर नोट के साथ। दूसरी, आपकी मेडिकल फिटनेस का एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले डॉक्टर की राय देखी जाती है। तीसरी, आपकी एसेट्स का एक साफ रिकॉर्ड और एक फॉर्मल स्टेटमेंट कि आपने ये फैसले अपनी मर्जी से किए हैं, बिना किसी दबाव के। मैंने पूछा, क्या मुझे मेडिकल टेस्ट करवाना होगा? मैं तो ठीक हूँ। मीरा जी बोली, ठीक होना और साबित करना 2 अलग बातें हैं। आपके बेटे ने खेल शुरू किया है तो हम भी तैयारी रखेंगे। फिर मीरा जी ने कहा, और एक बात, आप अपने पुराने जॉइंट अरेंजमेंट्स खत्म कर रही हैं, ये बहुत सही है, पर ध्यान रखिए, कभी कभी बच्चे पुराने डॉक्यूमेंट्स से नॉमिनी और अथॉरिटी का गलत मतलब निकालकर बैंक पर दबाव बनाते हैं। इसीलिए हम बैंक को भी लिखित में सूचना देंगे कि कोई थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट ना हो। नेहा ने मुझे देखा, जैसे कह रही हूँ मौसी, आप अकेली नहीं हैं। उसके बाद हम सीधे एक सीनियर फिजिशियन के पास गए जो जेरियाट्रिक्स भी समझते थे। डॉक्टर ने मुझे क्वेश्चंस पूछे, आज तारीख क्या है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं, बल्कि सिंपल मेमोरी और लॉजिक वाली बातें, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चों के नाम, मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्टेड हैं, मेरी मंथली रूटीन क्या है। उन्होंने छोटे पजल्स कराए, याददाश्त चेक की और अंत में मुस्कुराकर बोले, आप बिल्कुल अलर्ट हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ठीक है। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, फिट टू मैनेज अफेयर्स। मैंने वो कागज़ हाथ में लिया और अंदर से पहली बार थोड़ी राहत मिली। ये मेरी ढाल थी, लेकिन मीरा जी ने कहा, बस इतना काफ़ी नहीं, हम एक स्टेप और लेंगे। आप एक इंडिपेंडेंट काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी सेशन कर लें, ताकि इमोशनल प्रेशर का एंगल भी कवर हो जाए। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि अब मैं सीख चुकी थी, बचाव में शर्म नहीं होती। शाम को हम घर लौटे। मैं जैसे ही अंदर आई, देखा कि मेरे दरवाजे पर एक कुरियर रखा है, सफ़ेद एनवलप, ऊपर टाइप किया हुआ नाम शालिनी वर्मा। मेरे हाथ में हल्का कंपन आया। मैंने एनवलप खोला।
अंदर वही चीज थी जिसका मुझे डर था, एक फॉर्मल नोटिस जिसमें लिखा था कि आपके बेटे की शिकायत के आधार पर आपकी मानसिक स्थिति की जांच और संपत्ति के फैसलों की समीक्षा की मांग की जा रही है। मेरे पेट में हलचल हुई। नेहा ने पेपर पढ़ा और गुस्से से बोली, ये लोग आपको डराना चाहते हैं। मैंने धीमे से कहा, हाँ, और मैं डरूंगी नहीं। उसी वक्त मेरे फोन पर कॉल आया रिया। मैंने स्पीकर पर उठाया। हेलो रिया। रिया की आवाज में बनावटी मिठास थी। मम्मी जी, आप ठीक हैं? हमें बहुत चिंता हो रही है। इस उम्र में कोई भी वल्नरेबल हो सकता है। स्कैम्स हो जाते हैं, लोग बहका देते हैं। मैंने कहा, कौन लोग? वो एक सेकंड चुप रही, फिर बोली, मतलब कुछ भी हो सकता है। वकील भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आप अकेली रहती हैं ना? यानी वही लाइन, आप अकेली हैं, मतलब आप कमज़ोर हैं। मैंने शांत होकर कहा, रिया, मैं अकेली नहीं हूं। और दूसरी बात, अगर तुम्हें मेरी चिंता है तो पहले बताओ, तुम्हारी माँ कैसी हैं? वो हड़बड़ा गई। मेरी माँ? वो मतलब, मैंने धीरे से कहा, जिसके इलाज के लिए मैंने 22 लाख दिए थे। फिर साइलेंस, और उसी साइलेंस में एक सच्चाई साफ हो गई। ये एक प्लान्ड स्टोरी थी, एक इमोशनल मास्क। रिया ने जल्दी से कहा, मम्मी जी, आप गलत बात पकड़ रही हैं। वो पैसा घर की ज़रूरत में लगा। मैंने काट दिया, तुमने मुझे सच नहीं बताया और अब तुम मेरे फैसलों को गलत बताने आई हो। उसी समय पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुणाल और रिया दोनों मेरे घर के अंदर, बिना पूछे। शायद उन्हें लगा कि माँ का घर उनका है। कुणाल ने कहा, मम्मी, ये सब बंद करो। हम सेटलमेंट चाहते हैं। आप ट्रस्ट वस्ट तोड़ दो। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वापस करो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, तुम आगे बढ़ चुके हो, नोटिस भेज चुके हो। रिया ने धीरे से कहा, मम्मी जी, हम बस चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर सेफ हो। आप भी तो दादी हैं। ये भी एक ट्रिक होती है, बच्चों को ढाल बनाना। मैंने मन में ठान लिया कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल को पहचानूंगी और वहीं रोक दूंगी। मैंने कहा, बच्चों का भविष्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा पैसा उनका शॉर्टकट नहीं। कुणाल का चेहरा बदल गया। वो आगे बढ़ा और पहली बार उसने मेरे सामने वो बात कही जिसे सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया। ठीक है, उसने दांत पीस कर कहा, तो अब हम दिखाएंगे कि आप खुद फैसले लेने लायक नहीं हैं, और फिर कोर्ट आपके नाम पर गार्डियन नियुक्त करेगा और फिर सब कुछ लीगली हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। नेहा तुरंत बीच में आ गई। बस, मौसी से ऐसे बात मत करो। कुणाल ने नेहा की तरफ उंगली उठाई। तू बीच में मत आ, ये हमारा फैमिली मैटर है। मैंने बहुत ठंडे स्वर में कहा, कुणाल, तुमने खुद कहा था तुम्हारा अपना परिवार है, तो अब ये मेरा मैटर है। कुणाल ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए वही डर आया जो मैंने पहले आंगन में देखा था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि मैं अब पुरानी वाली शालिनी नहीं रही। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, वही मैसेज खोला, स्क्रीन उनके सामने की। ये तुम्हारा लिखा हुआ है, यही मेरा आधार है, और मेरे पास अब डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है, और मेरे पास वकील भी है। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुणाल ने झट से फ़ोन देखने की कोशिश की, जैसे वो कोई सबूत छीन लेगा। मैंने पीछे हटकर कहा, छूना मत। और फिर उसने वही किया जो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की, जोर से नहीं, लेकिन इतना कि मेरा बैलेंस हिल गया। नेहा चिल्लाई, मौसी को मत छू। मैंने खुद को संभाला और उस एक सेकंड में मुझे समझ आ गया, ये अब सिर्फ कागज़ों की लड़ाई नहीं रही, ये सुरक्षा की लड़ाई है। मैंने तुरंत कहा, नेहा, पुलिस को कॉल करो। रिया ने घबरा कर कहा, मम्मी जी, नहीं नहीं, ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग। कुणाल ने धीमे स्वर में धमकी दी, अगर आपने पुलिस बुलाई तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं कांपी। मैंने कहा, अब तुम्हारी धमकियां बंद, तुम मेरे घर से अभी निकलो। कुणाल और रिया कुछ सेकंड खड़े रहे, जैसे वो तय कर रहे हों कि अगला कदम क्या हो। फिर वो तेजी से बाहर निकले, पर जाते जाते कुणाल ने कहा, आपने युद्ध चुन लिया है मम्मी। दरवाज़ा बंद हुआ, घर में सन्नाटा छा गया। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा, मौसी, आप ठीक हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ, पर अब हमें जल्दी करनी होगी।
क्योंकि मुझे समझ आ गया था अगर वो कोर्ट में गार्डियन वाला खेल खेलेंगे तो वो मेरी जिंदगी का कंट्रोल छीनने की कोशिश करेंगे, और अगर वो एक बार सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ने लगे तो फिर मुझे साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ। मुझे हर दिन साबित करना पड़ेगा कि मैं हूँ। मैंने मीरा जी को तुरंत कॉल किया। मीरा जी ने बस एक लाइन कही, शालिनी जी, अब अगला कदम बहुत केयरफुल होगा। कल से कोई भी मूव बिना तैयारी के नहीं, और हाँ, आपका केस अब हियरिंग तक जाएगा। फ़ोन रखते ही मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सामने टेबल पर वही ठंडी चाय का कप था, पर इस बार चाय ठंडी नहीं थी, मेरा खून ठंडा था। और तभी मेरे फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, एक अननोन नंबर से मैसेज। हम आपके बेटे के बिहाफ पर संपर्क कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। नहीं आई तो हम एक तरफा कार्रवाई करेंगे। मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि ये मैसेज किसी वकील का नहीं लग रहा था। ये किसी ऐसे आदमी का लग रहा था जो कानून से नहीं, डर से काम करता है। और उसी पल बाहर गली में किसी बाइक का इंजन मेरे गेट के सामने रुक गया, जैसे कोई मेरा घर देख रहा हो। उस रात मैं ठीक से सोई नहीं। गेट के बाहर जो बाइक रुकी थी वो कुछ मिनट बाद चली गई, लेकिन मेरे मन में डर का इंजन चालू रह गया। मैं डरपोक नहीं थी, पर मैं बेवकूफ़ भी नहीं थी। बुजुर्ग इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है, लोग उसकी कमजोरी नहीं, उसकी अकेलापन को निशाना बनाते हैं। मैंने नेहा से कहा, आज से कुछ नियम। पहला, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरा, हर कॉल, हर मैसेज का स्क्रीनशॉट। तीसरा, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन नहीं होगा। और चौथा, अगर कोई कल सुबह 11 जैसी धमकी दे तो हम खुद पुलिस या वकील के जरिए जवाब देंगे, उनके हिसाब से नहीं। नेहा ने सिर हिलाया। मौसी, मैं यहीं रहूंगी, और हम सीसीटीवी भी लगवा लेते हैं। अगली सुबह मीरा जी का फ़ोन आया। शालिनी जी, वो अननोन मैसेज आपने फॉरवर्ड कर दिया? हाँ, मैंने कहा। मीरा जी बोली, ठीक किया। अब सुनिए, ऐसी धमकी वाले मैसेज कई बार रिकवरी एजेंट या फर्जी लीगल लोगों के होते हैं, जो दबाव बनाकर बुजुर्ग से सिग्नेचर या पैसे निकलवाते हैं। आप बिल्कुल न जाएं। हम ऑफिशियल तरीके से रिप्लाई करेंगे, और आज ही आप अपने लोकल थाने में एक साधारण शिकायत दर्ज करा दीजिए, बस रिकॉर्ड के लिए। कोई ड्रामा नहीं, बस सेफ्टी। मुझे पहली बार समझ आया कि लड़ाई जीतने का मतलब सिर्फ कोर्ट जीतना नहीं है। लड़ाई जीतने का मतलब है हर कदम सबूत के साथ चलना। हम उसी दिन थाने गए। मैं वर्दी देखकर डरती थी पहले, लेकिन उस दिन नहीं। मैंने अपनी तरफ से शांत भाषा में बताया कि मेरा बेटा संपत्ति के मामले में धमका रहा है। मेरे घर में घुसा, हाथ पकड़ने की कोशिश की, और अब अननोन नंबर से दबाव वाला मैसेज आया है। इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम इसे डायरी में डाल देते हैं, और आप अपने गेट पर कैमरा लगवा लो। कोई भी आए तो तुरंत कॉल करना। मैं घर लौटी तो मुझे पहली बार लगा कि मेरा घर फिर से मेरा घर है, किसी का फ्यूचर प्लान नहीं। अब असली मोड़ तब आया जब मीरा जी ने मुझे एक बात साफ साफ समझाई। शालिनी जी, भारत में कई लोग नॉमिनी और लीगल हेयर को गड़बड़ करके बुजुर्गों पर दबाव डालते हैं, और कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, इसीलिए तुम्हें हमें सब दे देना चाहिए। ये भावनात्मक सौदा है। कानून सौदा नहीं मानता, कानून आपकी मर्जी देखता है। उन्होंने मुझे एक और ज़रूरी बात बताई। वसीयत बनाना काफ़ी है, लेकिन उसको मजबूत बनाने के लिए आप अपने फैसलों का रीज़न लिखित में रखें। एक लेटर ऑफ इंटेंट, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, बस बिना किसी दबाव के। और आपकी मेडिकल फिटनेस के पेपर्स रेडी रहें। इससे अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला झूठ टूट जाता है। मैंने उसी शाम मीरा जी के ऑफिस में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा अपने हाथ से। मैं शालिनी वर्मा, पूरी तरह स्वस्थ, अपने होश में, बिना किसी दबाव के अपनी संपत्ति के बारे में ये फैसला कर रही हूँ। मैंने अपने कारण लिखे, बेटे का मैसेज, पैसे का झूठ, धमकी और मेरी शांति की ज़रूरत। ये लिखते हुए मेरी उंगलियां कांपीं, लेकिन मेरी सोच साफ थी। इसके 2 दिन बाद कोर्ट से हियरिंग की तारीख आ गई। कुणाल ने पिटिशन डाली थी कि मैं ठीक नहीं हूँ,
और कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसने ये भी कहा कि मैं आइसोलेटेड विडो हूं और मेरे फैसले अचानक हैं। सुनने में ये लाइनें बहुत प्रोफेशनल लगती हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक हथियार था मुझे कमज़ोर दिखाने का। हियरिंग वाले दिन मैं सफ़ेद सूट में नहीं गई। मैं अपनी सबसे साधारण साड़ी में गई, हल्की क्रीम रंग, किनारे पर पतली सी नीली लाइन। मेरे हाथ में कोई लग्जरी बैग नहीं था, बस एक फोल्डर जिसमें मेरे कागज़ थे, क्योंकि मैं दिखावा नहीं, सच लेकर जा रही थी। नेहा मेरे साथ थी, मीरा जी मेरे साथ थी, और मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। वैसी शांति जो तब आती है जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं। कचहरी की हवा में पुरानी फाइलों की गंध थी। लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, जैसे हर कोई समय खरीद रहा हो। सामने कुणाल बैठा था, रिया साथ। दोनों ऐसे कपड़े पहनकर आए थे जैसे हम किसी शादी में नहीं, किसी शो में बैठे हैं। कुणाल ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस अपने वकील से फुसफुसाता रहा। जज साहिबा आईं। उनकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन आंखों में अनुभव था। उन्होंने पहले कुणाल की तरफ देखा। आपने अपनी माँ की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है? कुणाल ने हाँ में सिर हिलाया और उसका वकील बोलने लगा। माय लॉर्ड, हमारी चिंता है कि वृद्धावस्था में गलत सलाह, अनड्यू इन्फ्लुएंस और एसेट्स का ट्रांसफ़र। मैंने ध्यान से सुना। फिर मीरा जी खड़ी हुई और बहुत साफ बोली, माय लॉर्ड, ये मामला चिंता का नहीं, नियंत्रण का है। हमारी क्लाइंट ने अपनी मर्जी से एस्टेट प्लान बदला है। उनके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, उनके पास अपना स्टेटमेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण उनके बेटे का संदेश है। जज साहिबा ने कहा, संदेश? मीरा जी ने मेरे फ़ोन का प्रिंट आउट कोर्ट को दिया। वही लाइनें, बुढ़ापे में मेरी तरफ मत देखना, मेरा अपना परिवार है। जज साहिबा ने खुद पढ़ा। फिर उनकी आंखें कुणाल पर गईं। ये आपने भेजा? कुणाल का चेहरा लाल पड़ गया। मैं गुस्से में था। जज ने तुरंत पूछा, गुस्से में आप अपनी माँ को बेसहारा घोषित कर देते हैं, और फिर जब वो अपने पैसे की सुरक्षा करती हैं तो आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। कुणाल का वकील बीच में आया, माय लॉर्ड, परिवार में मतभेद। जज ने हाथ उठाकर रोका। मतभेद अलग चीज़ है, धमकी अलग चीज़ है। फिर जज ने मुझसे पूछा, शालिनी जी, क्या कोई आपको मजबूर कर रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं। क्या आप समझती हैं कि आप क्या कर रही हैं? हाँ, पूरी तरह। क्या आप अपनी वसीयत, ट्रस्ट बदलना चाहती हैं? मैंने कहा, नहीं। जज ने मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट को देखा, मेरे हैंड रिटन स्टेटमेंट को देखा, बैंक अकाउंट बदलाव के डॉक्यूमेंट्स देखे, और फिर जज ने कहा, ये महिला सक्षम है। ये उनका अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति के बारे में फैसला करें। पिटीशन खारिज की जाती है। उस एक लाइन के साथ मेरे अंदर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। मामला सिर्फ जीत नहीं था, मामला ये था कि सिस्टम ने मेरी आवाज़ सुनी। कोर्ट से बाहर निकलते समय कुणाल ने अचानक मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, इस बार भीड़ में, जैसे वो मुझे डराना चाहता हो। लेकिन इस बार नेहा तुरंत सामने आ गई, और मीरा जी भी। मीरा जी ने तेज आवाज में कहा, हाथ हटाइए, अब ये हैरेसमेंट माना जाएगा। कुणाल ने हाथ पीछे खींचा और मेरे कान के पास फुसफुसाया, ये ख़त्म नहीं हुआ, आप अकेली मरोगी। मैंने पहली बार बिना कांपे, बिना रोए, बिना चिल्लाए कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बस अब तुम्हारे झूठ के साथ नहीं हूँ। वो पलटा और चला गया। मैं घर आई। उस रात मैंने पहली बार चैन से सांस ली, लेकिन एक माँ का दिल कोई केस जीतकर भी पूरा नहीं भरता। मेरे अंदर जीत नहीं थी, मेरे अंदर दुख था, क्योंकि कोर्ट ने मेरे अधिकार को बचाया था, पर मेरे बेटे को नहीं लौटा पाया था। कुछ हफ्तों बाद असली सच सामने आया। एक बैंक से कॉल आया, मैडम, आपके नंबर को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में रखा गया है। आपके बेटे के लोन की किश्तें नहीं जा रही हैं, हमें वेरिफिकेशन चाहिए। आपके नंबर को। मैं सन्न रह गई। मैंने पूछा, कौन सा लोन? उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल बताई और कॉल काट दी। उस एक कॉल ने मुझे दिखा दिया कि कुणाल और रिया की चमक असल में कर्ज का पेंट था। मीरा जी ने कहा, शालिनी जी, ये लोग आपके एक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस पर भरोसा करके उधार उठा रहे होंगे। कई लोग ऐसा करते हैं। उन्हें लगता है माँ, बाप की संपत्ति तो हमारी ही है,
उस दिन मैंने एक फैसला लिया, सज़ा नहीं, सच्चाई। मीरा जी की सलाह पर हमने एक डिस्क्रीट फाइनेंशियल चेक कराया, किसी गलत काम के लिए नहीं, सिर्फ पैटर्न समझने के लिए। जो रिपोर्ट आई उसने मेरा सिर घुमा दिया। उन्होंने अपनी कमाई से बहुत ज़्यादा खर्च किया था। महंगे स्कूल, मेंबरशिप, छुट्टियाँ, ईएमआई और कुछ जगहों पर इनहेरिटेंस एक्सपेक्टेशन का मेंशन करके लोन की बातें। मतलब उन्होंने अपने मन में मेरी मौत पर बजट बना लिया था। मीरा जी ने पूछा, आप चाहें तो लीगल एक्शन, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट। मैंने आंखें बंद की। मेरे सामने कुणाल का बचपन आया, वो छोटा सा हाथ जो मेरा दुपट्टा पकड़कर स्कूल जाता था। मेरे सामने मेरे नाती पोते का चेहरा आया। मैं चाहती तो गुस्से में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं रिवेंज नहीं चाहती थी। मैं बाउंड्री चाहती थी और अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा, कोई क्रिमिनल केस नहीं, पर उन्हें पता चलना चाहिए कि मुझे सब पता है। हमने एक औपचारिक पत्र तैयार किया। उसमें साफ लिखा, आपने धमकी दी, झूठ बोला, दबाव बनाया, मेरे जॉइंट अकाउंट एक्सेस का गलत इस्तेमाल किया। आगे से कोई भी संपर्क सिर्फ लिखित में और मेरे वकील के जरिए होगा। और सबसे ज़रूरी लाइन मैंने खुद जोड़ी, मेरी संपत्ति का रास्ता बंद है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहें तो वित्तीय सलाह, काउंसलिंग और पारिवारिक थेरेपी के रिसोर्सेज मैं दे सकती हूँ। रिश्ता वापस बन सकता है, पर नियंत्रण नहीं। पत्र कुरियर से गया। उसके बाद 1 महीना सन्नाटा। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे नाती पोते थे और साथ में एक महिला जिसने अपना आईडी दिखाया। मैं कोर्ट अपॉइंटेड सुपरवाइजर हूँ। बच्चों को आपसे मिलने की अनुमति है। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मैं बच्चों को देखकर झुक गई। उन्होंने मेरे गले में हाथ डाल दिए। दादी, मेरी आंखें भीग गईं, लेकिन मैं रोई नहीं। मैंने बस उन्हें अंदर ले लिया। बाद में पता चला कि कुणाल और रिया का घर चला गया था। वो कहीं रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हुए थे। चीज़ें बिगड़ चुकी थीं और बच्चों के इमोशनल वेलबींग के लिए सुपरवाइज्ड विजिट्स चल रहे थे। कुणाल गाड़ी में दूर खड़ा था, लेकिन अंदर नहीं आया। शायद शर्म थी, शायद जिद, शायद डर। उस दिन मैंने बच्चों के साथ बिस्किट बनाए, उन्हें कहानी सुनाई, उनके बालों में हाथ फेरा। मुझे नहीं पता कुणाल के मन में क्या है, पर बच्चों के मन में मैं दादी थी, बोझ नहीं। जब वो जाने लगे, मेरी पोती ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दादी, हम फिर आएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जब भी तुम चाहो। दरवाज़ा बंद हुआ तो मेरा घर फिर शांत हो गया। लेकिन ये खालीपन वाला सन्नाटा नहीं था, ये हीलिंग वाला सन्नाटा था। समय बीतता गया। मैं अपने पुराने जीवन में वापस लौटी, चर्च नहीं कहूँगी तो भी मेरी प्रार्थना वापस आई। मैं अपने कम्युनिटी से जुड़ी। मैंने किताबों का छोटा सा क्लब ज्वाइन किया। मैंने बच्चों के अस्पताल में वॉलंटियरिंग शुरू की। मैंने अपने पैसे को वहाँ लगाया जहाँ ग्रैटिट्यूड है, एंटाइटलमेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को अपराधी मानना बंद किया, क्योंकि मैंने एक बात सीख ली थी, और आप भी सीखिए। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप हर बार हाँ बोलें। प्यार का मतलब ये है कि आप सच बोलें और सीमा रखें। और सीमा रखना क्रूरता नहीं है, सीमा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब आखिरी बात, वो बात जो मेरे दिल को सबसे ज़्यादा हल्का करती है। मैंने कुणाल और रिया को माफ़ कर दिया। सुनिए, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि मैंने उनके लिए ट्रस्ट बदल दिया। नहीं, मेरा फैसला वही रहा, मेरे कागज़ वही रहे, मेरी सुरक्षा वही रही। माफ़ करने का मतलब ये था कि मैं अपने अंदर जहर नहीं रखूंगी। मैंने उन्हें माफ़ किया ताकि मैं रात को सोते वक्त उनका चेहरा याद करके जलूं नहीं। मैंने उन्हें माफ़ किया ताकि मेरे नाती पोते के लिए मेरे दिल में कड़वाहट न रहे। मैंने उन्हें माफ़ किया ताकि मेरा भविष्य उनके गलत फैसलों की सज़ा ना बने। लेकिन माफ़ करने के साथ मैंने एक और चीज़ भी की, मैंने बाउंड्रीज़ मजबूत रखी। दरवाज़ा दिल का खुला है, पर वॉलेट का नहीं। और यही असली समझदारी है, दया भी और अनुशासन भी। अगर आप इस कहानी से सिर्फ 3 सीख ले जाना चाहते हैं तो ये ले जाइए। पहला, कभी किसी को जॉइंट अकाउंट, एटीएम, यूपीआई या ओटीपी का खुला एक्सेस मत दीजिए, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो। ज़रूरत पड़े तो लिमिटेड एक्सेस और लिखित व्यवस्था रखिए। दूसरा वसीयत, एस्टेट प्लानिंग शर्म की बात नहीं,
ये परिवार को लड़ाई से बचाती है। तीसरा, अगर कोई आपको मेंटली अनफिट दिखाकर कंट्रोल करना चाहे तो डरिए नहीं। सबूत बनाइए, मेडिकल असेसमेंट, लिखित रीज़न और भरोसेमंद वकील। और अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपका अपना कोई आपको पैसे का प्लान समझने लगे तो क्या आप अपने लिए खड़े होंगे? अगर आपने पूरी कहानी सुनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस शहर से सुन रहे हैं। और हाँ, इसे किसी अपने के साथ शेयर कर दीजिए, खासकर उस इंसान के साथ जो अपने माता पिता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सच में जागरूक रहना चाहता है।